3 इंपॉर्टेंट टिप्स तुरंत बताइएगा जो आप एक नए स्टार्टअप वाले व्यक्ति को देना चाहेंगे कि ये ज़रूर करना है। वैल्यू सिस्टम, नंबर 1, आपका एग्जीक्यूशन, हर रोज के हर रोज डेली एग्जीक्यूशन। डेली एग्जीक्यूशन पे फोकस रखो। एंड नंबर 3, हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रेटजी हाउ यू विल डिसरप्ट। ओहो, और 3 चीजें जो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप डिसरप्ट नहीं करोगे तो आखिर में आपका भीड़ में हो, फिर भीड़ में हो 3 चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी। उन्हीं का ऑपोजिट कि भाई वैल्यू सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। ऐसा मत करो कि बहुत ज़्यादा आगे ही सोचते रहो और सामने गड्ढा हो उसमें गिर जाओ। और ऐसे भी मत बनो कि दूर की ना सोचो। क्या बात है। क्योंकि अगर दूर की नहीं सोचोगे तो तुम में और बाकियों में कोई फर्क नहीं रहा। फिर शुरुआत के टाइम में यशीष जी की ऐसा कौन सा टाइम आपको याद आता है जो बहुत डिफिकल्ट था यार? बहुत डिफिकल्ट का मतलब कि आज भी उसके बारे में सोचते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है, पसीने आ जाते हैं। आई थिंक जब पहली रेगुलेशन आई थी 2011 में इंश्योरेंस को लेकर, हाँ, तो मैं मेंटली इस मोड में था कि ये क्या सोच के किया गया सरकार ने जो भी। तो मैंने एक्चुअली कॉल अप किया जिन्होंने वो रेगुलेशन बनाई थी और उन्हें कहा, उनसे कोई 40-45 मिनट तक मैं लगातार फ़ोन पे बड़बड़ाता रहा, यही बोलता रहा कि क्या सोच के किया। गनीमत है उन्होंने मेरी बात सुनी, 40-45 मिनट वो मेरी बात सुनते रहे, क्योंकि जो उस टाइम पे रेगुलेशन बना था उसमें जीवित रहना पॉसिबल नहीं था। अच्छा। तो मैं उनसे यही पूछता रहा क्या सोच के बनाया, क्या। और मैं उनकी अच्छाई ये कहूँगा कि उन्होंने सुनी वो बात। क्या बात है। क्योंकि 45 मिनट उनको जरूरत नहीं थी, वो मेरा फ़ोन काट भी सकते थे, उठाते ही नहीं, पर उन्होंने बात सुनी, तो रिस्पेक्ट है। पर अभी भी ये समझ में नहीं आता उन्होंने वो क्यों किया। फिर आपकी बात मानी? शायद उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अकेले मान सकते। तो धीरे धीरे कई सालों में वो बातें बदली। बट उस टाइम पे ऐसा हो गया था उस रेगुलेशन के बाद कि हमारे अपने इन्वेस्टर हमारे पास आ गए थे और कहते थे कि भाई तुम्हारे पास बिजनेस नहीं रहा, अब इसको बंद कर दो। क्या था उस रेगुलेशन में? मोटा मोटा कुछ बता पाएं अगर एक लाइन में? मोटा मोटा तो यही था कि उसमें कि भाई आप का जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो कम कर दी गई थी कि भाई आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो एक तरह से मैं कहूँगा नॉटी रेगुलेशन होती हैं कई। नॉटी रेगुलेशन क्या होती है, मैं बड़ा हूँ, आप छोटे से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत मेरी जान पहचान है, मैं कोई ऐसी रेगुलेशन निकलवा देता हूँ जिससे आपका काम खराब हो जाए, नीचे वाले ग्रो ही ना कर पाए। ठीक। तो ऐसा कई बार हो जाता है, तो इनको मैं नॉटी रेगुलेशन बोलता हूँ। तो एक तरह से वो नॉटी रेगुलेशन थी जिसके हम उसकी टारगेट थे उस समय। किसी से कभी जलन होती है कि काश इस जैसा बन जाता? देखो, मैं काफ़ी खुश रहता हूँ अपने आप से, तो मेरे को अपने काम पे फोकस है जेन्युइनली। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि मैं उस जैसा बन जाता। कोई इंस्पायर करता है आपको, कोई बड़ा इंसान मुझे इंस्पायर बहुत सारे लोग, कोई एक आध नाम, कोई बिजनेसमैन? माइकल फेल्प्स बहुत इंस्पायर करते हैं, जो तैराक हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से डिसाइड कर लेते थे कि उन्हें अगले साल क्या टाइमिंग लेना है। 8 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में 2008। हाँ, बट सिर्फ वो बात नहीं थी, बात ये थी कि वो पूरा का पूरा अपने, देखिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना, जो आप टाइमिंग देखोगे 0.1 सेकंड में पूरा मिली सेकंड 8 बार कंसिस्टेंटली आप हर रेस में गोल्ड मेडल जीतो, वो भी एक ओलंपिक में। मतलब आपने अपने हर एक रेस जीती, और हर एक रेस इतने से। एक बार तो उनके गॉगल में पानी घुस गया था, फिर भी तो इसके लिए आपको मेंटली अलग होना पड़ता है। अलग किनसे? जो कि ऑल्सो ओलंपियन है। भाई ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी लेना कोई आसान नहीं है। नहीं, वो तो पूरी दुनिया लड़ रही है। उस लेवल पे, जिस पे लेवल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो, मिली सेकंड का कंपटीशन हो, आप ये सोचो प्रोबेबिलिटी कितनी है एक इंसान के जीतने की, और उस प्रोबेबिलिटी को हर बार सच करना। मैं किस बात पे आ रहा हूँ, उनका माइंड बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं फ्रिज के ऊपर लिखता था कि मैं अगले साल क्या टाइम करूँगा। तो सपोज आपने लिखा कि भाई मैं अगले साल 100 मीटर 43.86 सेकंड्स में करूँगा। कहता ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एग्जैक्ट टाइम ना हो। कहता ना उससे 0.01 सेकंड बेटर हुआ, ना उससे 0.01 सेकंड बुरा हुआ, हर साल का। तो वो क्या बता रहा है कि वो माइंड में पूरा गेम था।
कि वो माइंड में डिफाइन करते थे, माइंड में विजुअलाइज करते थे और उसी के बेसिस पे एग्जीक्यूट करते थे। मैं उसेन बोल्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वंस मोर हर बार जीतना। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोगों को यही याद है कि वो जब ओलंपिक रेस जीते थे, लड़ते थे, तो कोई कंपटीशन नहीं था। नहीं। लेकिन आप उसी से 8 साल पहले जाओ, वो उन्होंने ब्रॉन्ज लिया था। उससे पहले जाओ, वो क्वालिफाइंग में फाइनल पे पहुंचे ही नहीं थे। हाँ। तो जितनी मेहनत उन्होंने की वहाँ पहुँचने के लिए, ऐसा बनने के लिए कि कोई कंपटीशन रहे ही ना, जहाँ लगे कि मजाक हो गया, बच्चों के साथ दौड़ रहे हैं, हाँ। राइट। तो मेरे को ऐसे लोग बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी मेंटल टफनेस से वहाँ पहुँचते हैं। स्पोर्ट्स तो सब मेंटल टफनेस का ही गेम है। मैंने अपने जो हैं नीरज, जो जैवलिन फेंकते हैं, उनके बारे में बहुत सुना है। नीरज चोपड़ा, उनके बारे में बहुत सुना है, लोगों से सुना है जो उनके साथ काम करते हैं, कि उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ लोग और भी हैं हमारे ही नेशनल टीम में जिनको ओलंपिक तक गोल्ड मेडल ही ब्रॉन्ज मेडल वाला मिले हुए हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड खराब है। उन्हें लगता है कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, वो कंप्लेन करते रहते हैं, नेगेटिव हैं, तो वो आगे नहीं जाने वाले। अब हो सकता है उनके लेवल पे कोई कंपेटिटर ही ना हो सकता है, कभी हो जाता है, किसी वेट कैटेगरी में, किसी चीज़ में ना हो, तो वो बहुत देर तक वो सभी सिचुएशन पे राज करेंगे, लेकिन वो गलत है। नीरज चोपड़ा के एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने सुना है कि वो जो भी उनसे मिलने जाते हैं, उनके साथ बैठ के आराम से बात करते हैं, 1-on-1। उनकी प्रैक्टिस चल रही होगी, लेकिन वो उनसे बात कर रहे हैं, और वो पूरी उस समय पूरे के पूरे उसी बात पे फोकस्ड होते हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो कि हमको इंस्पायर करते हैं अपनी अलग चीज़ों से।